नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान आने वाली सीमा हैदर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से इमोशनल अपील की है। यह कहा है कि मैंने हिंदू धर्म को अपना लिया, मैं प्रेम की खातिर अपने वतन को छोड़ आई, अपने धर्म को छोड़ आई मैंने, और अब हिंदुस्तान में आपकी शरण में हूं, मुझे वापस पाकिस्तान मत भेजो। मुझे यहीं हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से जो मेरी गलतियां हैं उस पे सजा दे दो। मैं कोई जासूस नहीं हूं, मैं यहीं रहूंगी, यहीं रहना चाहती हूं, मुझे पाकिस्तान मत भेजो। सवाल यह है कि आखिर अचानक से फिर सीमा हैदर मीडिया के सामने क्यों प्रकट हुई? एटीएस, आईबी, रॉ, तमाम एजेंसियां जो उससे पूछताछ की, उस पूछताछ का निष्कर्ष क्या निकला? क्या सबूत निकले और क्या उसने अपनी कहानी बताई? तो उसमें कोई शको और शुबा की कोई जगह है या नहीं है? क्योंकि जो खबर आ रही है कि जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त ये रघुपुरा गांव के अंदर, जहां इस वक्त करीब 50 से 70 मीडिया के कैमरे मौजूद हैं, बकायदा लाइन लगा हुआ है, एक के बाद एक इंटरव्यू लिए जा रहे हैं और कई चैनलों पे तो वो लाइव आ रही हैं। तमाम नेशनल और लोकल मीडिया की वहां पे झड़ी लगी हुई है। और हैरानी की बात क्या है, वो कब किसको कितना इंटरव्यू देगी, ये यूपी पुलिस की देखरेख में सब कुछ चल रहा है। तो क्या है मसला? वो जो सवाल जो खड़े हो रहे थे, सीमा हैदर जासूस है, आईएसआई की कोई एजेंट है या फिर कोई प्रेम दीवानी है, उसका क्या हुआ? वो जो सवाल उठ रहे थे कि क्या इसके परिवार का रिश्ता पाकिस्तान की सेना और आईएसआई से है, ये दुबई कनेक्शन क्या है, काठमांडू के अंदर इसने क्या किया, शादी हुई या नहीं हुई, धर्म परिवर्तन इसने कब किया, ये तमाम तरह के जो कई सारे सवाल खड़े थे, उसका जवाब पूछताछ के दौरान सीमा हैदर ने क्या दिया, उसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उसने अपनी कहानी रखी और आईबी और एटीएस के तमाम अधिकारियों ने उनकी बातों पे यकीन किया या नहीं किया। सीमा हैदर की कहानी वहां से शुरू होती है जब नोएडा की पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और कोर्ट में से जमानत मिल गई, और उस सब के बाद जब मीडिया में कहानी चली तो एटीएस ने पूछताछ के लिए उसे अपने साथ ले गई। और अब जो यूपी पुलिस की तरफ से जो बयान आया है उसको जरा सुनिए, उसको जरा समझिए। स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि जब तक हमारे पास पर्याप्त सबूत ना हो तब तक यह कहना उचित नहीं होगा कि मई में अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाली और नोएडा में अपने साथी के साथ रहने वाली पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर एक जासूस है। तो यूपी के सबसे बड़े अधिकारी ने, सबसे बड़े पुलिस अधिकारी ने इसके जासूस होने की बात को टाल दिया और एक तरह से ये एक्सेप्ट किया कि शायद हमारे पास उतने पुख्ते सबूत नहीं हैं कि यह कहा जा सके कि वो एक जासूस है। मसला सिर्फ यूपी पुलिस तक ही नहीं रहा, यह मामला विदेश मंत्रालय में भी उठाया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने सीमा हैदर को लेकर पूछे गए सवाल में जवाब में कहा कि इस मामले की हमें जानकारी है, अभी वो जमानत पर बाहर हैं, मामले की जांच चल रही है, अभी के लिए इस मुद्दे पर इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। मतलब एटीएस उठा के लेके गई, 3 दिन तक पूछताछ चली और उसके बाद विदेश मंत्रालय से और यूपी पुलिस के सबसे वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से यह बयान आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो साफ है कि जो पूछताछ हुई
उसमें सीमा हैदर ने तमाम अधिकारियों को चकमा देने में, अपनी कहानी को समझाने में वो कामयाब रही। अदरवाइज एटीएस शक के बिना पे अब तक सीमा हैदर, उसके पति सचिन और उसके पिता को गिरफ्तार कर चुकी होती। लेकिन अभी क्या माजरा है? माजरा यह है कि उसे पुलिस प्रोटेक्शन मिला हुआ है। बकायदा मीडिया वालों को फोन करके बुलाया जा रहा है, इंटरव्यू कराया जा रहा है और वो इंटरव्यू में कह रही है, गुहार लगा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी जी, हमें शरण दीजिए, मुझे पाकिस्तान मत भेजिए। और मीडिया से बात करते हुए जिस हिसाब से वो कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, तो इसका मतलब ये जानना जरूरी है कि एटीएस के पूछताछ के दौरान आखिर हुआ क्या। सबसे बड़ा सवाल जो पूछा गया कि क्या तुम्हारा भाई और तुम्हारे चाचा पाकिस्तान की आर्मी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ा सवाल था जिसको लेकर सीमा हैदर के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे थे। उसने बताया मेरा भाई सेना में जरूर है, लेकिन बहुत ही नीचे स्तर पे काम करता है। वो पहले मजदूर था सेना में, वो शायद गार्डिंग वगैरह करता है। एक जवान, एक सिपाही, साधारण सा छोटा सा, उसमें उसने ज्वाइन किया है। लेकिन जब एजेंसियों ने पूछा कि वो कब से सेना में है, उसने बताया 2022 में उसने ज्वाइन ही किया है, मेरा छोटा भाई है। और सचिन से तो मैं उससे 2 साल पहले से ही मैं उसको जानती हूं। और चाचा के बारे में बताया कि वो बहुत पहले थे, उसके जन्म से पहले से वो सेना में काम कर रहे थे, वो भी बहुत ही निचले स्तर पे। तो अगर कोई कनेक्शन होता, उससे पूछा गया साफ साफ कि तुम पे ये आरोप लग रहा है कि तुम आईएसआई की एजेंट हो। इसने एटीएस को बताया कि अगर मैं एजेंट हूं तो मैं आपके सामने खड़ी हूं, मैं यही रहूंगी, आपके सामने रहूंगी, आप जब चाहे जैसे चाहे। और हां, यह भी पूछा गया कि तुमने अपने फोन को क्यों तोड़ा, तो उसने बताया कि वो जो फोन था वो पहले से हमारे साथ था, मैं गरीब परिवार से हूं, आने के वक्त हमने एक नया फोन लिया, उस फोन को मैं इस्तेमाल कर रही थी। सचिन ने ही मुझे कहा कि जो फोन टूटा हुआ है उसमें बहुत सारे करीब 600 वीडियोस थे, जो टिकटॉक और बाकी वीडियो जो मैंने बनाया था, वो उसे भारत ले आओ, उससे ठीक करवा करके उसके सारे वीडियोस को हम वापस रिट्रैक्ट कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात कि वो बोलते गई और जो तमाम एजेंसियां जो अपनी इनपुट लेकर के आई हुई थी, ये भी पता चला कि उस फोन के अंदर वीडियोस और उसके मीम्स वगैरह के अलावा कुछ नहीं है। तो एक तरीके से जो बातें वो कहती गई, वो एटीएस न सिर्फ मानती गई, बल्कि एटीएस के भी जांच में जो बातें सामने आई उससे वो मैच करने लग गई। ये पूछा गया कि भाई तुम दुबई होते हुए अकेली कैसे आई, तो उसने बताया कि ट्रैवल एजेंट के जरिए वो काठमांडू पहुंची हुई थी पहली बार भी, और उसी एजेंट के जरिए वो दूसरी बार भी काठमांडू आई। और उसने बताया कि चूंकि पाकिस्तान से नेपाल के लिए कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तानी एयरलाइंस को एयर स्पेस इस्तेमाल करने नहीं देता, इसलिए जिस किसी को भी काठमांडू आना हो, नेपाल आना हो, उसे दुबई के रास्ते ही आना पड़ता है। कनेक्टिंग फ्लाइट जो है वो दुबई से मिलती है। तो यहां ये जो एक बड़ी कहानी रची जा रही थी कि कराची से दुबई, दुबई से काठमांडू, तो ये बातें भी बिल्कुल सटीक लग रही हैं एटीएस को, इसलिए शायद उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर गिरफ्तार कर ली होती एटीएस ने, तो इसका मतलब था कि एटीएस के पास वो सबूत मिल गए हैं। उससे कहा गया, उससे पूछा गया कि कई सारे टेलीविजन चैनल वाले ये बता रहे हैं कि तुम जिस होटल में रुकी वो 204 नंबर कमरा विनायक होटल का, उसमें तुमने अपना नाम बदला। उसने कहा कि मैंने नाम बदला ही नहीं, मैं कभी वहां तो मेरा नाम ही नहीं है।
सचिन एक दिन पहले वहां आया था और उसने वहां कहा था कि मेरी पत्नी आने वाली है और इसलिए मेरा ना तो वहां नाम है ना वहां आईडी किसी ने मांगी। और शादी करने के लिए उसने कहा कि वो पशुपतिनाथ मंदिर में उसने शादी की। कुछ वहां पे पंडित ये बता रहे थे कि सीमा हैदर, क्योंकि वहां पे कोई मुस्लिम अलाउड ही नहीं है, तो तुम वहां पे कैसे तुमने अपनी शादी की। उसने बताया कि उसने तो हिंदू धर्म को पाकिस्तान में रहते हुए ही बाकायदा अपना लिया था। उसने वीडियोस दिखाए, उसने सबूत दिखाए, उसने ये भी दिखाया कि ये देखिए जब मैं पाकिस्तान में थी 2 साल 3 साल पहले के वीडियोस जिसमें वो सिंदूर लगाए हुए नजर आ रही है। वो ये कही कि मैं तो मन से हिंदू पाकिस्तान में ही बन गई थी, इसलिए उसको पब्लिक नहीं किया जा सकता था कि अगर वहां मैंने अगर कुछ बताया होता कि मैंने धर्म को छोड़ दिया है तो मुझे कत्ल कर दिया गया होता। एक और सवाल पूछा गया कि क्या तुमने दिल्ली एनसीआर में और भी किसी आर्मी ऑफिसर्स को तुमने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था फेसबुक के जरिए। उसने साफ मना किया और एटीएस ने जब उसके तमाम प्रोफाइल को, फेसबुक अकाउंट को खंगाला तो ये बात झूठी साबित हुई कि उसने किसी आर्मी मैन को कांटेक्ट किया, किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। ये कहीं कहीं से कहानी सामने आई थी जिसकी वजह से ये सारे सवाल पूछे जा रहे थे। और 3 दिनों तक पूछताछ करने के बाद एटीएस इस नतीजे पे पहुंची है कि इसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। उनके पास इसके खिलाफ कोई बड़े सबूत हाथ नहीं लगे हैं। लेकिन मामला यहां पे खत्म नहीं होता, मामला कुछ और है। मामला तो बहुत ही सिंपल सा है कि एक शख्स अपने बच्चों के साथ वो गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में आती है। कानून के नजरिए से क्या होगा? कानून हिंदुस्तान का बिल्कुल साफ है कि अगर आप इलीगल तरीके से आते हैं, पकड़े जाते हैं, तो आपको डिपोर्ट करने के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। अब सीमा हैदर इसी चीज पे गुहार लगा रही है। उसने कहा कि ये मुझसे गलती हुई है और ये गलती करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था। मैं पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती थी, मैं सचिन के साथ रहना चाहती थी, मैं अपने प्रेम के साथ रहना चाहती थी और इसलिए वीजा तो मिल नहीं रहा तो हमें यह गैर कानूनी तरीका अपनाना पड़ा। और उसने यह भी कहा कि इस सजा के लिए, इस गुनाह के लिए जो भी कुछ कानून के हिसाब से मुझे सजा मिले उसको भुगतने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे पाकिस्तान मत भेजो। पाकिस्तान के नाम से वो डरती है और ये बात वाजिब भी है, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान गई तो इसको तो वहां कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा बवाल मच चुका है पूरे पाकिस्तान और पूरे हिंदुस्तान में। इस सीमा हैदर को लेकर के ओपिनियन बन चुके हैं, तो पाकिस्तान में तो उसकी जिंदगी सेफ नहीं है। तो इसने कहा कि अगर आप हमें पाकिस्तान भेजना चाहते हो तो एक तरह से ये समझ लो कि हमारे बच्चों को और मुझे आप मरने के लिए पाकिस्तान भेज रहे हो, इसलिए वो गुहार लगा रही है। कानून बिल्कुल साफ है कि इसको तो जाना होगा, लेकिन ये जो गुहार जो ये लगा रही है, इस पे प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ क्या फैसला लेते हैं, उसी पे इस कहानी की पूरी जो एंड जो है, जो क्लाइमेक्स है, वो डिपेंड करेगा। अगर योगी आदित्यनाथ को लगता है कि चलो इसने हिंदू धर्म अपना लिया, यहां रह सकती है, इसने शादी कर ली, और अगर प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि नहीं चलो कोई बात नहीं, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, तब तो इसे रहने दिया जा सकता है। ये सारी चीजें अब योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के फैसले पर डिपेंड करेगा कि इस पाकिस्तान से आई हुई सीमा हैदर का भविष्य क्या होगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।